आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबह सवेरे के सेशन में। आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। थोड़ा सर्दी जुकाम है, इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ जो है बदला हुआ नजर आ रहा होगा। बाकी सब चीज़ ज़बरदस्त है। जय श्री राम। इंद्रजीत जी बोल रहे हैं। जयदीप राणा जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग की तरफ कैसा है? ठंडी वगैरह कैसा है आप लोग की तरफ? अभी ठंडी बहुत नहीं है, थोड़ा ओके। कम है। बहुत बढ़िया। चलिए तो बप्पीदा बोल रहे हैं बहुत है ठंडी, बोल रहे हैं तो अलग अलग जगह से रहते हैं, तो आप लोग का हाल चाल जान लेते हैं। और बातचीत करने से मौसम का पता चल जाता है। घर खुला घर का दरवाजा रहे तभी तो आते जाते मौसम का अंदाजा रहे, है ना? और अगर यूं ही पढ़ते रहे तब तो आने वाले सवालों का तकाजा रहे। सही बात है ना जयदीप जी? यस सर। आज कितनी अच्छी बात आपने सुनी, है ना? मतलब उसमें ये सुनी, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जहीं विधि राखे राम, तहीं विधि रहिए। मतलब धन्यवाद करते चलिए, निर्विवाद रहिए, और जिस विधि में भगवान आपको रखता है, जिस विधि में आपको दिया है काम करने के लिए, उस विधि में करते रहिए, कर्तव्य पालन करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। आज हम इस सेशन में सीखेंगे रिकॉल क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्केल 4 to 5, 23 नवंबर 2024 को एग्जामिनेशन हुआ, उसके सवालों पे चर्चा करेंगे। और आज जो है सवाल हम लोग 4 to 5 का है। आप लोग देखेंगे कैसे सवाल 4 to 5 में आए हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और उनको हल करने के लिए 80 मिनट दिए जाते हैं। और उन क्वेश्चन में से अ, जो है इस तरह का होता है कि जो 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो कैलकुलेशन के भी होते हैं, जैसे क्रेडिट्स के होते हैं, फिर आपके बैलेंस शीट एनालिसिस से होते हैं, रेशियो एनालिसिस से होते हैं, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन के होते हैं। और 40 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके बैंकिंग और गवर्नमेंट स्पॉन्सर आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस के होते हैं। और 20 क्वेश्चंस जो होते हैं इमर्जिंग करंट जो होते हैं उनके होते हैं। जैसे 30 क्वेश्चन लगभग होते हैं करंट अफेयर्स के होते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। पहला सवाल जरा पढ़िए जयदीप जी, पढ़िए तो। पहला सवाल दिख रहा है आपको, क्या है? सर मैं गाड़ी ड्राइव कर गाड़ी रहा हूँ ड्राइव ना, कर रहे तो हैं, ओके ओके। तो सवाल पहला है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI जिसको बोलते हैं, हैज आइडेंटिफाइड 3 डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस, जिसको DSIIS कहते हैं, फॉर द ईयर 2023 एंड 24। तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IRDAI, जो है वो आइडेंटिफाई करता है डोमेस्टिक जो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है, इंश्योरर है, जिसको DSII कहते हैं। DSII का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर फॉर द ईयर 2023। ये किसको गया है, ये सवाल पूछा गया, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। और आप कई साथी जानते भी होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होंगे, और आपके बैंक से भी आया होगा। और नहीं तो यहाँ पर देखिए 3 कंपनियां हैं जिनको यहाँ पर ये दिया गया। पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और एक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। और ये कंपनियां सेम है जिन्हें 22-23 का ये जो है इनको जो है आइडेंटिफाई किया गया था, चयन किया गया था डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर के रूप में। और वही 3 कंपनियां जो है 2023-24 में उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित रखा है। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी बोर्ड ने 3 कंपनियों को ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस का चयन किया। और इसमें ये 3 है, LIC, जनरल इंश्योरेंस और GIC, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस एश्योरेंस कंपनी। और ये तीनों जो है 22-23 में भी इनको आइडेंटिफाई किया गया था, और अभी 23-24 में भी किया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। The Reserve Bank of India has declared the
which bank as a domestic systematically important bank DSIBs एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखने के लिए ग्राहकों के बैंकिंग जीवन को सुलभ बनाने के लिए एक डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स का जो है घोषणा की जाती है। और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन कौन से बैंकों को DSIB किया है, कोई साथी जानते हैं तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए। तो ये जो है वो आप लोग SBI सर, सब SBI, HDFC और ICICI। बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल जानना ही चाहिए, और आप लोग देखे भी होंगे हमारे करंट अफेयर्स में भी हम लोगों ने इस सवाल को लिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक को जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक में कैटेगराइज किया है। और ये जो है इसको SBI तो जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक में 2015 से चल रहा है, और ICICI बैंक जो है 2016 से चल रहा है, और HDFC 2017 से इसको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक में 2017 से आए। सबसे पहले SBI है। तो ये तीन बैंक हैं आप लोग जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक और आपके ICICI बैंक है ना। जयदीप जी ने अच्छा देख लिया, स्क्रीन पर तीनों बैंक लिखे हुए हैं, है ना जयदीप जी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेड लायबिलिटी फॉर ऑल अदर करेंट कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट विथ लिमिट अबव ₹25 lakhs एंड क्रेडिट कार्ड विथ लिमिट अबव 5 lakhs। तो यहाँ हमारे साथियों ने बताया कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग आए थे, लेकिन हमने एक ही में लिया हुआ है। बपीदा, ये क्या 25,000 क्या है बताइए तो हमारे बपीदा लिख रहे 25,000 है कि मैक्सिमम लाइबिलिटी कस्टमर की कितनी होगी अगर करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट में 25 लाख से उससे ज़्यादा का बैलेंस होगा, और क्रेडिट कार्ड में जो बैलेंस है वो 5 लाख से ऊपर होगा, तो उसका जो लिमिटेड लाइबिलिटी कस्टमर का होगा कितना होगा। ये जो है हमारे बपीदा बता रहे हैं। बपीदा कुछ बता पाओगे इसको क्या है ये? सर ये हमारे बैंक में 25,000 तक बैंक लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करेगा कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में। और करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में 10,000 है। तो बपीदा पहले तो चेंज करो, सभी बैंकों में समान है, ये RBI की गाइडलाइन है ना। RBI की गाइडलाइन है, जब भी अनऑथराइज्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वहां पर तीन तरह की लाइबिलिटी होती हैं। एक लाइबिलिटी होती है जीरो लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी होती है 100% लाइबिलिटी, और एक लाइबिलिटी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी का केस है, अगर कोई अनऑथराइज्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन हो जाता है और कस्टमर का नेग्लिजेंस है, तो वहां पर 100% लाइबिलिटी हो जाएगी कस्टमर की, और उसके अपोजिट जीरो लाइबिलिटी हो जाएगी बैंक की। अगर कोई कस्टमर के साथ अनऑथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाता है और वो उसकी शिकायत ट्रांजैक्शन के दिन के 3 दिन के अंदर करता है, तो और वहाँ पर जो है उसकी नेग्लिजेंस नहीं होती है, तो वहाँ पर एक लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो 5,000 की लाइबिलिटी कस्टमर की होती है। और अगर करंट अकाउंट, CC अकाउंट, दूसरे अकाउंट में 25 लाख रुपए तक के बैलेंस वाले अकाउंट हैं तो वहां पर 10,000 की लाइबिलिटी होती है। और 25 लाख से ऊपर के अगर बैलेंस है, 25 लाख से ऊपर के अगर बैलेंस है तो वहां पर 25,000 की लाइबिलिटी है। हाँ बपिदा। हाँ सर, ठीक है सर, वही बोल रहा था, 25,000 का है। हाँ, और क्रेडिट कार्ड जिनकी लिमिट 5 लाख से ज़्यादा है उनमें अगर अनऑथराइज डिजिटल ट्रांजेक्शन हो जाता है तो वहां पर 25,000 की लाइबिलिटी है। और अगर कोई 7 दिन के बाद कंप्लेंट करता है तो वहां पर कस्टमर की लाइबिलिटी कितनी हो जाती है बप्पीदा? सर हमारे बैंक में नील है, मैंने खुद पढ़ा है पॉलिसी। अगर 7 दिन के बाद अगर कंप्लेंट करता है उस ट्रांजेक्शन के, कस्टमर। तो कस्टमर की लाइबिलिटी 100% हो जाती है। हाँ, ठीक। कस्टमर विल बेयर द लॉस। हाँ, कस्टमर की लाइबिलिटी 100% हो जाती है। इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर 1 लाख का कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ और ये जो सवाल रखा है इस केस में है, तो 25,000 कस्टमर बियर करेगा, 75,000 बैंक बियर करेगा।
ठीक है, ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। द करेंसी चेस्ट शुड इनवेरिएबली रिपोर्ट ऑल ट्रांजेक्शन थ्रू विच पोर्टल ऑन द सेम डे बाई 7 PM। करेंसी चेस्ट जो होते हैं वो कौन से पोर्टल में ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनके करेंसी चेस्ट में, उसको 7 बजे से पहले शाम को उनको रिपोर्ट करना होता है। बपीदा, कुछ आइडिया है इसका? हाँ सर, अगर नहीं देता तो रिपोर्ट तो 50,000 का जुर्माना लगता है। हाँ, ये तो पक्का, वहाँ ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा ना। हाँ सर, हाँ। तो ये क्या, आप बताइए एक बार और, उसको रिपीट करो। अगर 7 बजे नहीं कर पाए तो क्या होगा? 50,000 का उसको मतलब जुर्माना देना पड़ेगा जो रहता है चार्ज में। बहुत बढ़िया। तो करेंसी चेस्ट में क्या होता है, जो भी नोट्स आते हैं उनके सही सेग्रीगेशन करना होता है, सही कैटेगरी में उनको रिपोर्ट करना होता है, और टाइमली रिपोर्ट करना पड़ता है। जो भी क्रेडिट्स आते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, विड्रॉल्स आते हैं, और एंड ऑफ द डे 7 बजे से पहले जो उनके CYMCC, करेंसी मैनेजमेंट करेंसी चेस्ट, इस पोर्टल में जो है उनको रिपोर्ट करना होता है। ये आरबीआई ने डेवलप किया है। और ई कुबेर जो उनका वो रहता है उसमें जाके वहाँ पर रिपोर्ट होता है। तो इसमें जो है 7 बजे से पहले उनको रिपोर्ट करना है। अगर डिले रिपोर्टिंग होता है तो 50,000 की फ्लैट पेनल्टी चेस्ट को दी जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जरा पढ़ो बपीदा, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो तो। As per RBI directions, if the remittance are wrongly reported as withdrawals, a penalty of rupees and hash will be levied irrespective of the value of the remittance by currency chest. और आप तो पहले आंसर दे दिए, आप तो पहले हैं। अगर Yes. कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग हुआ, रेमिटेंस में रॉन्ग रिपोर्टिंग हुआ, तो कितने रुपए की पेनल्टी है? 50,000 की फ्लैट पेनल्टी है, एज पर वायलेंस आरबीआई में डायरेक्शन। सर, अगर कोई वायलेंस में 5,000 है शायद। नहीं नहीं, रॉन्ग 10,000। रिपोर्टिंग विड्रॉल क्या 50,000 पेनल्टी है ना। और उस अगर डिले रिपोर्टिंग का भी 50, रॉन्ग रिपोर्टिंग और डिले रिपोर्टिंग दोनों का 50,000 है ना, दोनों का 50,000 पेनल्टी है फ्लैट। अब देखिए स्केल 4 से 5 में करेंसी चेस्ट से 7 या 8 क्वेश्चन आए हैं। करेंसी चेस्ट, आरबीआई के करेंसी चेस्ट से 7 या 8 क्वेश्चन आए हैं। और बाकी आप लोग के एग्जामिनेशन में तो आते ही हैं करेंसी चेस्ट से। बताइए कैसे। नोट के बारे में सवाल पूछता है, सॉइल नोट क्या है, म्यूटिलेटेड नोट क्या है, फिर इम्परफेक्ट नोट क्या है, फिर नोट एक्सचेंज कैसे किए जा सकते हैं, और फिर उसके क्लीन नोट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। कमीशन पूछता है, कॉइन का कमीशन, ये नोट एक्सचेंज का कमीशन, फिर आरबीआई के पेनल्टी के बारे में पूछता है। तो सभी एग्जामिनेशन में ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ सोशल एक्टिविटीज ऑफ हाउ मेनी इयर्स फॉर कमिटी ऑफ पॉस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट ब्रांच ऑफिसेज। इसमें जब भी ऐसी कोई केस आती है तो एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में एक सोशल एक्टिविस्ट रखते हैं, तो उनमें कितने साल का उनको तजुर्बा होना चाहिए, ये कहा गया है। तो ये पॉलिसी में आप लोग अपने अपने जो सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एक सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर उनको जो सोशल एक्टिविस्ट रखे जाएंगे वो कम से कम 5 साल का तजुर्बा उनको होना चाहिए। ये जो है सवाल पूछा गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सेक्शन 35A ऑफ व्हिच एक्ट गिव्स द रिजर्व बैंक द पावर टू इशू डायरेक्शन टू द बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 35A जो है कौन से एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों, बैंकिंग कंपनी, बैंकों को मास्टर डायरेक्शन जो है इशू करता है, उसको पावर है। हाँ बपीदा, कुछ आइडिया है इसका? आरबीआई एक्ट 1934। अरबी एक्ट है। नहीं नहीं, ब्रांच रेगुलेशन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। आपने देखा होगा केवाईसी के मास्टर डायरेक्शन में लिखा रहता है पहले, अंडर 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना। आरबीआई जो है सभी बैंकों को डायरेक्ट करती है कि केवाईसी के नियमों का पालन करना है, और जो भी चीज़ें मास्टर डायरेक्शन जारी करती है वो अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इंश्योरेंस अंडर बैंक क्लॉज मीन्स,
जो भी इंश्योरेंस होते हैं उसमें अंडर बैंक क्लॉज रहता है। उसका मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस वाले पॉलिसी में बैंक का नाम हो जाता है, और जब भी कोई उसमें क्षति होगी तो उसकी जो क्षतिपूर्ति होगी वो बैंक के पास पहले आएगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है बपीदा, क्या समझे? समझा दो बपीदा। सर हाइपोथिकेशन हो जाएगा बैंक का नाम उसमें। हाँ, हाइपो इंश्योरेंस अंडर बैंक क्लॉज मीन्स जो पॉलिसी होगी उसमें बैंक का नाम हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी हाइपोथिकेशन है असाइन हो जाएगी, ये समझ लो, असाइन बोलते हैं उसको ना। तो वहां पर जो भी क्लेम आएगा वो असाइन हो जाएगा बैंक को, और बैंक का नाम पॉलिसी में रहेगा। ये बात कही गई थी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम अप्लाइज टू द फॉलोइंग एंटिटीज। ये ऐसा सवाल पूछ दिया, जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है जिसे आईओएस बोलते हैं। जब भी ग्राहकों को बैंक से कोई शिकायत होती है और बैंक से उसका 30 दिनों के अंदर समाधान नहीं होता है, तो उनको जो है त्वरित और निशुल्क जो है शिकायत समाधान के लिए आरबीआई ने एक सुविधा दी है जिसे इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स कहते हैं। और ये किन किन पर लागू होता है ये बात कही गई। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा है किन के ऊपर लागू होता है। बैंक्स पर लागू होगा, ऑल कॉमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऑल एनबीएफसीज, और यहाँ पर जो है पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट, और फिर उसके बाद जो है आपके सीआईसी भी इसमें आते हैं। सीआईसी भी इसमें आते हैं। तो नॉन बैंकिंग कंपनी जिनका जो एसेट साइज है 100 करोड़ एंड अबव है वो होंगे। पेमेंट सिस्टम और पार्टिसिपेंट्स होते हैं ऑल बैंक्स एंड नॉन बैंक्स रेगुलेटेड बाय आरबीआई। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ऑल क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2015। तो ये जो है सारे इसमें एंटिटी कवर होते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं स्क्रीन पर। टाइमलाइन फॉर कंसिडरिंग ओटीएस प्रपोजल। ये बैंक का एक इंटरनल सवाल था जिसमें टाइमलाइन दिया गया था। उनका स्पेशल ओटीएस स्कीम एनपीवी स्कीम्स है, जिसमें अगर कोई प्रपोजल आता है तो आरओ के पास आता है तो कितने दिन में करेगा, और जेडओ के पास आता है तो ये टाइमलाइन दिया गया है उसको कंसीडर करने के लिए। तो मैक्सिमम 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ प्रपोजल एट आरओ। अगर आरओ में प्रपोजल मिलता है तो 15 दिनों के अंदर, अगर जेडो में प्रपोजल मिलता है तो 21 दिनों के अंदर, और अगर सेंट्रल ऑफिस में मिलता है तो 30 डेज के अंदर। ये ओटीएस प्रपोजल जो है उसका टाइमलाइन पूछा गया है। इसका अगर ओटीएस प्रपोजल मिलता है तो कितने दिनों में आपको कंसीडर करना है आरओ, जेडो और सेओ लेवल पे। तो आरओ में 15 दिन, जेडो में 21 दिन और सीओ में 30 दिन। अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है। अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स is exempted up to a limit of rupees how much lakh per financial year per person through all modes of payment regardless of the purpose of remittance। यहाँ पर जो है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स के तहत जो है यहाँ पूछा गया है कि टीसीएस जो है एजम्प्टेड है, और एलरास जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स के तहत जो है ये 7.50 लैक्स है। 7.50 लैख से ऊपर है, और अगर वो एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहा है तो फिर वहाँ पर 0.50 है, या अदर पर्पस के लिए जा रहा है तो 5% है। तो यहाँ पर ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स में 7.0 लैक्स है। इसको एक बार जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर सवाल जो है आपको अच्छा जाना पहचाना सवाल लग रहा होगा। ये भी फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ सवाल है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउज ट्रेवलर टू कैरी अप टू हाउ मच डॉलर इन फॉरेन करेंसी नोट आर कॉइन पर ट्रिप टू मोस्ट ऑफ कंट्री। हाँ, ये क्या है बपीदा?
कितने डॉलर लेके जा सकते हो कैश में? फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया ना कि आप कितना डॉलर ले जा सकते हो। तो ये $3000 ले जा सकते हैं। $3000 जो है कैश में ले जा सकते हैं। और इंडियन करेंसी है तो 25,000 रुपये कैश में ले सकते हैं। तो डॉलर में 3000। और वापसी लाने में कितना ला सकते हैं जयदीप जी? वापसी लाना है तो $5000। वापसी में शायद से 10,000 और 5,000 था ना सर? पाँच हजार वापसी में डॉलर $5000 जो है कैश में ला सकते हैं। अदरवाइज जो है आप ट्रेवलर चेक और दूसरे माध्यम से ला सकते हैं। और 10,000 से ऊपर होता है तो आपको डिक्लेरेशन कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पेंशन कंप्लेंट वेयर टू बी डन। पेंशन पेंशन कंप्लेंट है तो कहाँ पर पेंशन कंप्लेंट करना चाहिए? बप्पीदा कहाँ करोगे शिकायत पेंशन कंप्लेंट की? कुछ आइडिया है? पता नहीं सर। हाँ पढ़ो, क्या कहाँ पर करेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर पेंशन एंड वेलफेयर। पेंशन वेलफेयर। ये ये दिल। आज ही पढ़ रहा था सर, वो DLC 3 का माध्यम से जो आपने पढ़ाया था। हाँ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 3 इसका ही वो है। हाँ, लेकिन एग्जामिनेशन में ये सवाल आता तो आप सही कर लेते क्योंकि वहाँ ऑप्शन रहता है ना, तो देख के सही कर लेते। तो पेंशन कंप्लेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर DOPPW जिसको बोलते हैं वहाँ पर करे की जाती है। RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड फिनटेक रिपोजिटरी हैज लॉन्च ए पोर्टल। RBI ने एक डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया, एक पोर्टल जिसमें जो है रिटेल डायरेक्ट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको उसमें अनुमोदन वगैरह मिलता है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। उसको बोलते हैं RBI प्रभा, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल। तो ये सवाल पूछा गया RBI प्रभा के बारे में कि एक रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया पोर्टल के रूप में, तो उस पोर्टल का नाम क्या है? वो है RBI प्रवाह, जिसे प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल कहते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, काउंटरफिट नोट आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? कैसा किया जाता है बप्पीदा? कैसा व्यवहार करते हो बताओ, काउंटरफिट करेंसी नोट आता है तो? हाँ बप्पीदा, सर काउंटरफिट। 5 से ऊपर आने से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और फिर 5 के नीचे आने से हम लोग पहले तो हम लोग उसको सील करके वो रख देते हैं और उसको एक टेंडर देते हैं कि ये दोनों कैशियर और वो कस्टमर का कॉन्सेंट लेके कि ये काउंटरफिट नोट है, हम लोग रखते हैं अपने पास। हम्म। तो आप सवाल क्या एग्जैक्टली आया था, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे और उनमें से सेलेक्ट करना था क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए, जब भी काउंटरफिट करेंसी नोट आता है तो उसको इम्पाउंडेड किया जाता है, उसके अगेंस्ट कोई डिपॉजिट नहीं दिया जाता है, उसको उसको एक रसीद दी जाती है, उसको जब्त किया जाता है और फिर उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। अगर एक सिंगल डिपॉजिट में 5 या 5 से अधिक काउंटरफिट नोट मिलते हैं तो FIR मैंडेटरी है। अगर 5 से कम है, 4 है या 4 से कम है, तो वहां पर मंथली उसको इकट्ठा करते हैं और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है पुलिस को देते हैं और नोट भी देते हैं ताकि पुलिस जांच करेगी और अपराध में जो शामिल होंगे उनको दंड भी देगी। और इसमें जो FIR करेंगे, 5 या 5 से ऊपर सिंगल मिलता है तो उसको FIR करेंगे। नोडल ऑफिसर होते हैं बैंक में, जो नोडल ऑफिसर नियुक्त होते हैं वो FIR करेंगे। और दूसरा जो है, इसका अगर काउंटरफिट करेंसी नोट आपको पुलिस वापस करती है तो उसको 3 साल तक प्रिजर्व रखना है, फिर उसके बाद ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बात कही गई है, तो जो भी आएगा आप पूछ लेंगे। NCLT का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल पूछ दिया, NCLT का फुल फॉर्म क्या है? क्या है बप्पी दादा, NCLT का फुल फॉर्म क्या है? जब भी कंपनी रिलेटेड कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल है जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो ये तो आप लोग ऑप्शन देखिए, जो है आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो ये आसान सा सवाल जो है इसमें पूछा गया है। NCLT एक क्वासी जुडिशरी ट्रिब्यूनल है जो कंपनी अधिनियम के तहत
जितने भी कॉरपोरेट विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए, या मैनेजमेंट में कुछ दावे हैं, या कंपनियों के लिक्विडेशन में, या उनसे कंपनी से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं उनको सुलझाता है, उनसे जुड़े मामलों को सुलझाता है। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी, और इसकी अलग अलग जो एनसीएलटी देश भर में अलग अलग उसके क्या बोलते हैं उसको, उसके पीठ है। और इसमें तकनीकी सदस्य तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ न्यायपालिका के सदस्य भी होते हैं। अगर अगर कोई आदेश आता है एनसीएलटी का तो उसको अपील की जा सकती है, एनसीएलटी में अपील की जा सकती है। और बहुत सारी चीज़ें और डिटेल में आप जो है एनसीएलटी के बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी इतनी जानकारी अभी जो है इसका फुल फॉर्म आप जो है पूछा गया है। इन स्ट्राइप्स लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड बिजनेसेस आर स्टैंड्स फॉर। स्ट्राइप में आर का फुल फॉर्म पूछा गया, तो स्ट्राइप में जो आर का फुल फॉर्म होता है वो है रिस्ट्रिक्टेड होता है। क्या होता है बपीदा? ये कहीं सुना है रेस्ट्रिक्टेड क्या सर। आपने? इसको कहीं सुना है बपीदा? नहीं सर, सुना है, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। फर्स्ट टाइम है। ये क्या प्रोहिबिटेड, और ये ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं ना, उसमें होते हैं, उसमें ये सारी चीजें करता है स्ट्राइप्स वगैरह ना। और इसमें प्रोहिबिटेड और इसका सारी चीजें जो है स्ट्राइप करते हैं। मतलब इसमें क्या है, सरकार ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रिप्स बोलते हैं उसको, स्ट्रिप्स बोलते हैं, जिसमें कुछ चीजें प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। और उसी का ही फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये ट्रेजरी बॉन्ड से रिलेटेड भी, मार्केट के भी कुछ चीज़ें हैं इसमें आते हैं, और डिटेल एक आध तो सेशन में हम लेके इसको बता देंगे, है ना। चलिए, एनसीएलटी एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो अभी तो मैं बता दिया, एनसीएलटी जो है जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, वो इंडियन कंपनियों के विवादों को देखने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, ये उनके विवादों को सुलझाने के लिए आदेश पारित करता है, और कंपनी से जुड़े मामलों को देखता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, द थ्रेशोल्ड फॉर वेवर ऑफ लीगल एक्शन अंडर द सीजीटीएमएससी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल 10 लाख एंटरप्राइज है सर ये। इज 10 रुपीज लाख हाउ रुपए मच फॉर क्लेम लॉज्ड ऑन और अप्रैल 1 2023। तो अप्रैल 2023 के बाद अगर कोई क्लेम लॉज हुआ है, और उसमें अगर आप सीजीटीएमएससी से क्लेम मांग रहे हैं, तो वहां पर लीगल एक्शन मैंडेटरी होता है। वो लीगल एक्शन जो है 10 लाख रुपए तक के अगर है तो बिना लीगल एक्शन के भी आप मांग सकते हैं। ये सवाल पूछा गया, वेवर है। और 10 लाख से ऊपर है तो क्या होगा पप्पीदा? सर, सूट फाइल करेंगे। सूट फाइल करके हम लोग क्लेम लॉन्च करेंगे। ओके। तो 10 लाख से ऊपर होगा तो आप लोग लीगल एक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर जाके आपको क्लेम मिलेगा। अदरवाइज 10 लाख से नीचे है तो बिना लीगल एक्शन के भी पैसा दे देगा। अगला सवाल आपकी तो विदाउट सूट फाइल अगर हम लोग को करना है वन टाइम सेटलमेंट, तो 65% तक हम कर सकते हैं, आई गेस। कर सकते हैं। चलो बढ़िया, आपका जब पॉलिसी पढ़ेंगे तो बता देंगे। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा है, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन अप टू रुपीज हाउ मच लैक फॉर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इन ए मेट्रोपॉलिटन सेंटर आर कंसिडर अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन। कितने रुपए तक के जो हाउसिंग लोन होंगे उनको प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा माना जाएगा, थर्टी अगर वो फाइव लाख मेट्रो एरिया में है तो? कितना है बपीदा? 35 लाख। और प्रोजेक्ट कास्ट? 45 लाख। और अदर देन मेट्रो में कितना है? 25 और 35। हम्म 25 लाख और 35 लाख। नहीं नहीं, ट्वेंटी ठीक से फाइव रिकॉल करो। ठीक से सर, रिकॉल करो। अदर अदर देन मेट्रो में 25 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और 35 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट। 25 जो है लोन है, और 30 लैक्स जो है वो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, अदर देन मेट्रो, मतलब रूरल और सेमी अर्बन है। और मेट्रो में क्या होगा, 45 प्रोजेक्ट कास्ट है, और 35 लैक्स जो है आपका हाउसिंग लोन है। एक बार चेक कर लो बपीदा, ठीक है। 30 लैक्स प्रोजेक्ट कास्ट होगा, और 25 लैक्स जो है आपका लोन होगा, अदर देन मेट्रो।
और मेट्रो में 45 प्रोजेक्ट कास्ट होगा, 35 जो है हाउसिंग लोन होगा। ठीक है अच्छे लाल जी, अच्छे हैं आप? हाँ सर, अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, जबरदस्त हूँ। अच्छा सर। हम्म, गुड थोड़ी मॉर्निंग ठंडी सर। लगी है लेकिन आप आगे तो अच्छे हो जाएंगे, है ना? अरे सर आपका बहुत आशीर्वाद है सर। बहुत बढ़िया। तो सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह पढ़ रहे हैं? जी, अरे सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा चलो बढ़िया। तो ये सारे सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। ये कुल मिला के स्केल को आप मत देखिए कौन सा स्केल है। है। जी ये सर, जी जी। सवालों को तो मान के चलिए कि एकदम क्या बोलते हैं, सत्यनारायण कथा होता है ना, सत्यनारायण कथा में जो प्रसाद मिलता है, अच्छे लाल जी, जी वैसा सर, जी ग्रहण करिए, वैसा ग्रहण करिए और वैसा सीखिए। जी सर, जी 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 जी। जैसे हमारे बप्पी दा सीख रहे हैं ना, जी वैसे सर। है ना। तो ओके सर। ये सारे सवाल हमारे लिए ना, तो प्रसाद क्या बोलते हैं वो, और पंचामृत जैसे मिलता है हाँ, ना। पंचामृत ही बोलते हैं सर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। थैंक यू सर। प्रोक्योरमेंट कमेटी पावर पूछा गया है असिस्टेंट जनरल मैनेजर का। तो मैं हमेशा बताता हूँ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से एक सवाल जरूर पूछा जा रहा है। तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में अलग अलग बैंकों की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आप देख लीजिए। वैसे तो कॉमनली यही होता है कि 25,000 रुपए तक की अगर कोई चीज़ प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, गुड्स सिक्योरिटी और सर्विसेज और या वर्क्स, तो वहाँ पर कोई भी जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ से ले सकते हैं, बशर्ते वो स्पेसिफिकेशन उसका सेटिस्फाई करता हो। लेकिन 25,000 से ऊपर आते हैं तो जेम पोर्टल में लेना है। फिर 2.5 लाख तक परचेस कमेटी पावर होता है। 2.5 लाख से ऊपर जो है, कई बैंकों में 5 लाख भी है, तो अपने बैंक का पॉलिसी प्रेफर करना है। इसमें प्रोक्योरमेंट कमेटी एजीएम पावर दिया गया है, लेकिन पॉलिसी हमने देख नहीं पाए थे। नॉर्मली यहाँ पर जो होता है जोनल हेड्स को 2 लाख रुपए तक का पावर होता है। बाकी तो सब जनरल मैनेजर, बीएसडी या जीएडी होते हैं, उनको पावर होता है। बाकी बिलो जोनल हेड जो है मेरे ख्याल से पावर नहीं होता है। तो यहाँ पर उसको अगर छोड़ दीजिए, आप अपना प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आप देख लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रेडिट ऑडिट पोस्ट डिसबर्समेंट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू ऑल फ्रेश सैंक्शन एंड इन्हांसमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट विद कट ऑफ लिमिट ऑफ हाउ मच लैक्स एंड अबव। एक क्रेडिट ऑडिट प्रक्रिया होती है जिसमें कि लोन सैंक्शन डिसबर्स होने के 1 महीने के अंदर उसको किया जाता है। पोस्ट डिसबर्समेंट सिस्टम ऑडिट बोलते हैं क्रेडिट ऑडिट। तो सभी जो फ्रेश सैंक्शन होते हैं, इन्हांसमेंट्स होते हैं या रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट होते हैं, उनमें कितने रुपए या उससे अधिक के लोन अकाउंट में क्रेडिट ऑडिट करना होता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग हो सकता है। ये चूंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पूछा गया है तो यहाँ पर 1 करोड़ होगा। और बपीदा आपके यहाँ कितना है? 3 करोड़ सर। 3 करोड़ है क्रेडिट ऑडिट। हाँ सर, क्रेडिट 3 करोड़ है। ठीक है, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग हो सकता है। आरआरबी में ज़्यादातर क्रेडिट ऑडिट जो होता है सीपीए ऑडिट बोलता है, क्रेडिट ऑडिट, क्रेडिट प्रोसेसिंग ऑडिट बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना, या क्रेडिट पोस्ट ऑडिट। तो उसको ना 10 लाख से ऊपर के लोन में ऐसे होता है, 10 लाख से ऊपर के लोन डिसबर्स हो जाने के बाद पीछे कोई सीनियर मैनेजर आके चेक करता है। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग है, आप उसको अपने बैंक के हिसाब से देख लीजिएगा। द थीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023 वास। 2023 में डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, उसका थीम पूछा गया। और उसका थीम क्या है? डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। तो ये थीम है। कुछ कुछ थीम्स जो है आप जैसे एग्जाम से पहले जाते हैं तो वैसे मैं भी आप लोगों को दे दूंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, आप लोग उसको रीड करके चले जाइएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कुछ जैसे मैं कुछ कमिटीज भी सवाल पूछते हैं तो उनका और थीम्स का मैं आपको दूंगा, आज शाम तक आपको मिल जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। नोट्स विच हैव टर्न एक्सट्रीमली ब्रिटल एंड आर बैडली बर्न, shared and inseparably stuck up together, therefore cannot withstand normal handling, shall not be accepted by the bank branches for exchange। कोई ऐसा नोट है जो पूरी तरह से जो है इम्परफेक्ट नोट है, तो वहां पर वो ब्रांच से वो एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं होता है, तो उसके लिए सवाल पूछा गया था। तो ऐसे नोटों को जो है आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है और वहां से फिर वो एक स्पेशल प्रोसीजर में उसका एजुकेशन किया जाता है, ये बात कही गई है। तो ये सवाल जो है इम्परफेक्ट नोट से जुड़ा हुआ है। और इम्परफेक्ट नोट
जो है अभी बहुत पूछा जा रहा है, 2-3 इसी महीने या फिर इसी साल में 4-5 बार पूछा गया इम्परफेक्ट नोट। तो इम्परफेक्ट नोट जो है, इन जब आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हैं, इसमें पूरी तरह से जो है कटा फटा रहता है, उसको ठीक से आप स्टैंड नहीं कर पाओगे आप, तो बैंक जो है उसको नहीं बदलती है। उसके लिए आरबीआई जो है स्पेशल प्रोसीजर्स अपनाते हैं, और स्पेशल प्रोसीजर अपना के फिर उनको जो है एजुकेशन किया जाता है। और इम्परफेक्ट नोट, जैसे म्यूटिलेटेड नोट है, इसमें तो आप भी कर सकते हो बैंक में उसको एजुकेशन कर सकते हैं। और इसमें कमीशन कितना मिलता है बप्पीदा, जब भी एक्सचेंज करते हैं इम्परफेक्ट नोट वगैरह, जो एजुकेशन करते हैं और तो? सॉयल नोट के लिए 2 रुपीज पर पैकेट, और हाँ, म्यूटिलेटेड नोट के लिए 2 रुपीज पर पीस। बहुत बढ़िया। और सॉइल नोट एक दिन में बैंक काउंटर पे कितना एक्सचेंज किए जा सकते हैं? सर 20 या 5,000 से कम। ओके। और बल्क नोट आया तो, इससे ज़्यादा आया तो? सर वो हम लोग फिर करेंसी चेस हाँ, हम उसको लोग। उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सर्विस चार्ज लेंगे, और उसको भेजेंगे करेंसी चेस्ट को, फिर उसको 30 दिन के अंदर क्रेडिट देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। और म्यूटिलेटेड नोट की लिमिटेशन क्या है? सर 5 और 5,000 से कम। ओके। और म्यूटिलेटेड नोट अगर चेंज कर रहे हैं तो पर पैकेट, पर पीस कितना रुपए मिलेगा आपको? 2 रुपया। 2 रुपये, ठीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, वैल्यूएशन पॉलिसी एक्सपीरियंस में बी काउंटेड एज पर व्हिच एक्ट? तो वैल्यूएशन पॉलिसी से जुड़े हुए डायरेक्शन जो है कौन से एक्ट के आधार पर चलते हैं, ये कहा गया है। तो कंपनीज रजिस्टर वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 के तहत जो है ये चीज़ें जो है काउंट की जाती हैं, और उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा जाता है वैल्यूअर्स के लिए। तो ये नया टाइप का सवाल है, वैल्यूएशन पॉलिसी। और आप अपने अपने बैंक के वैल्यूएशन पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी इस साल वैल्यूएशन पॉलिसी से हर एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछे जा रहे हैं। वैल्यूअर कौन नियुक्त होगा, उसकी एलिजिबिलिटी, या वैल्यूएशन जो है कितने समय में किया जाता है, अगर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी है उसका वैल्यूएशन कितने समय तक वैलिड होता है, कितने समय तक होता है वैलिड बपिता एक प्रॉपर्टी का? 3 साल, अपना बैंक में 3 साल। ओके। तो वैल्यूएशन पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। ये सवाल पढ़िए जरा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 200 रुपीज नोट? तो उसमें ऑप्शन में बहुत सारे फीचर दिए थे 200 के नोट्स के, उन फीचर में करना था। तो कुछ फीचर्स आप देख भी सकते हैं। 200 नोट्स के फीचर क्या क्या होते हैं बपीदा, 200 रुपए के नोट्स में? सर ये पता नहीं था, अभी पढ़ रहा हूँ। माइक्रो लेटरिंग, हाँ। रेस प्रिंटिंग, वाटरमार्क, कलर शेयरिंग, शिफ्टिंग इंक, सिक्योरिटी थ्रेड, लेटेंट इमेज, और सी थ्रू रजिस्टर। हाँ, पहले तो मतलब उसमें सारी चीजें जाननी चाहिए कि जो इसकी शुरुआत कब की गई थी, नया नोट जो नया सीरीज का आया था बपीदा, 200 रुपए का? 2016। नहीं, 2016। 2017 में आया था महात्मा गांधी, जो नई 17, सीरीज 200 रुपए 17। का ना, 2017 में आया था, है ना? नई सीरीज का महात्मा गांधी वाले जो नई सीरीज है ना 200 रुपए का, 2017 में आया था, 25 अगस्त 2017 को आया था। और इस नोट का जो रंग होता है वो चमकीला पीला कलर का होता है, क्या पीले कलर का होता है। और इस नोट के पर महात्मा गांधी की तस्वीर है, उसके पीछे किसकी तस्वीर होती है बताओ? पीछे, पीछे किसकी तस्वीर होती है बपीदा? 200 रुपए का नोट निकालो। पता नहीं। सांची स्तूप की तस्वीर होती है, सांची स्तूपा, याद है? हम्म। ठीक है सर। हाँ जयदीप जी, आप देखे होंगे, पीछे सांची स्तूपा की तस्वीर होती है। और फिर, हाँ, हाँ बताइए, इसमें जो है साइन किसके होते हैं, किसके साइन होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते गवर्नर, हैं कि? गवर्नर। हम्म, गवर्नर के। और कितने, इसमें कितने भाषाओं में लिखा होता है वो, कितनी भाषाओं में लिखा रहता है वो नोट में? अदा करते का वचन, ये सवाल भी तो आता है अभी, अब एग्जामिनेशन में आया था आपके। 15 भाषाओं में 15 भाषाओं में लिखा है ना? और बाकी चीजें तो और कुछ कुछ होगा। एक
एक लाइनें खींची होती हैं, वो कितनी होती हैं बपीदा, गिन के बता दो। जो लाइनें होती हैं यहाँ पर 200 रुपये में, 5 होती हैं क्या? पता नहीं सर, 3 देख। होगा सर। हाँ। 3 होता है। ओके, इसको देख लेना फिर, है ना। जो ब्लीड लाइंस होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं ब्लीड लाइन। देखना जरा, नोट दिख रहा है? हाँ, 4 तो है। 4 नोट दिख रहा है, 4 लाइनें होती हैं बपीदा, बैंक जाके देखना, है ना। 4 लाइनें होते हैं ब्लीड लाइन। तो ये फीचर आया था। अब उसमें क्या क्या आया था फीचर, आप देख के उसमें टिक लगा सकते हैं। क्लेटन रूल यूज्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ विच। क्लेटन रूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? 3 तरह के राइट हैं, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ सेटअप और राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो क्लेटन रूल का जो सेटलमेंट है वो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन करते हैं। जब भी रनिंग सीसीओडी अकाउंट्स में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको जो है अप्रोप्रिएट किया जाता है, और उस अप्रोप्रिएट करने के लिए क्लेटन रूल किया जाता है। क्लेटन रूल के अनुसार पहला जो डेबिट है वो पहले क्रेडिट से सेटिस्फाई होगा। सिंपल तरीके से मान लीजिए पहला डेबिट जो है पहले क्रेडिट से सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। इसको क्लेटन यूज किया जाता है, इसमें जो है अप्रोप्रिएट किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। एज पर आरबीआई इट इज अलाउड टू modern currency chest to service charge to be levied on cash deposited by non-chest bank branches to the rate subject to the maximum of how much rupees per packet या how much rupees per 100 pieces। बपीदा बताओ कि जब भी जो करेंसी चेस्ट है वो एक 3 रुपये है सर्विस आई चार्ज गेस, लेवी मुझे करेगा। कितना श्योर नहीं रुपए हूँ मैं। हाँ, 3 रुपये होगा सर, 3 रुपये श्योर नहीं होगा। हूँ। ओके। तो आरबीआई कहता है कि जो करेंसी चेस्ट हैं अगर कोई नॉन चेस्ट लिंक ब्रांचेस वहाँ जमा करने आता है तो वहाँ पर पैकेट जो है 8 रुपये का सर्विस चार्ज लेगा। पहले ये 5 रुपये था जिसे बढ़ाकर अभी 8 रुपये कर दिया गया, शायद इसीलिए ये सवाल पूछा गया होगा। ठीक है। 8 रुपये हो गया, पहले ये 5 रुपये था। तो आप देखिए, जाके देखिएगा अपने अपने चेस्ट में, मतलब अभी भी 5 ही रुपये कई जगह ऐसे चार्ज किए जा रहे हैं। तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, आरबीआई की पॉलिसी की वहाँ फाइल में लगा दीजिएगा और उसको जो है 8 रुपये चार्ज कर लीजिएगा। आरबीआई मेंटेन एन अकाउंट एट नागपुर फॉर। आरबीआई जो है नागपुर में एक अकाउंट मेंटेन करता है, वो किसके लिए मेंटेन करता है ये बात कही गई है। तो आरबीआई जो है नागपुर में एक प्रिंसिपल अकाउंट मेंटेन करता है ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर वो मेंटेन करता है। वेज मीन्स अब जो है वो भी देखता है, और गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको डील करता है, मेंटेन करता है नागपुर में। एजेंसी कमीशंस वगैरह भी देखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेवरल गाइडलाइन फॉर करंट अकाउंट ओपनिंग इंक्लूडिंग, बहुत सारे ऑप्शन आए थे। रिजर्व बैंक ने कुछ गाइडलाइन दिया है करंट अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। क्या गाइडलाइन है बपीदा, कुछ याद आ रहा है? करंट अकाउंट खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है, क्या एक्सपोजर है, कितना कितना करंट अकाउंट खोलना है, कुछ आइडिया है आपको? यस सर, 5 करोड़ तक खोल सकता है अगर 5 करोड़ तक एक्सपोजर है। पांच हाँ। करोड़ से ऊपर होने से जिस बैंक का 10% शेयर है उस बैंक को बैंक खोल सकता है करंट अकाउंट। अच्छा, तो 5 करोड़ तक अगर उसका एक्सपोजर है तो कहीं भी करंट अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ तक का अगर उसका एक्सपोजर है तो जो कस्टमर है वो करंट अकाउंट जो है अपने लेंडर बैंक के साथ ही खोलेगा। और 50 करोड़ से ऊपर है तो वो कहीं भी करंट अकाउंट नहीं खोल सकता है। एक ही कंडीशन में करंट अकाउंट खोल सकता है, अगर वो उसके लोन की रिकवरी के लिए कोई स्क्रो अकाउंट है तो स्क्रो अकाउंट उसी लेंडर के साथ खोल सकता है। ये 3 कंडीशन है। 5 करोड़ तक कहीं भी करंट अकाउंट खोल सकता है, 5 करोड़ से 50 करोड़ तक वहीं जो खोलेगा जहां पर उसका एक्सपोजर है, और 50 करोड़ से ऊपर है तो कहीं भी नहीं खोल पाएगा, केवल उसी जगह खोल पाएगा जहां पर उसका लैंडर है। और एक ही कंडीशन के लिए खोल पाएगा कि वो किस लिए करेगा, खोलेगा उसी लोन अकाउंट की अगर रिकवरी के जो स्क्रू अकाउंट्स होते हैं ना वहाँ सेटलमेंट के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ही खोल सकता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं करंट अकाउंट के लिए। इसमें उनका सवाल था ये 50 करोड़ से उनमें क्या दिया था, इनमें से कौन सा सही है, ऐसा टाइप का था। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से सेलेक्ट करना था, ये 50 करोड़ वाले सही थे। तो अभी क्लियर हो गया।
5 करोड़ तक कहीं किसी दूसरे बैंक में भी एक करंट अकाउंट खुल सकता है। 5 करोड़ से 50 करोड़ तक उसी जगह। अगर उसका एक्सपोजर 5 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ है तो उसी बैंक के साथ करंट अकाउंट खोलेगा जहाँ पर वो उसका फाइनेंस है। अगर 10% से ऊपर का शेयर होगा तो वहाँ पर खोल पाएगा, और नहीं तो फिर पर वो नहीं खोल पाएगा। और 50 करोड़ से ऊपर का है तो किसी भी बैंक में करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। करंट अकाउंट केवल एक ही कंडीशन में खुलेगा, अगर उस अकाउंट का रिकवरी के लिए मैनेज करने के लिए स्कूल अकाउंट में मैनेज कर सकता है, उसी के लिए खोल सकता है। तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे सवाल अभी स्केल 4 to 5 में आए और आप उसका किस तरीके से मतलब सामना कर पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। जैसे कि 5 पॉलिसी से जुड़े हुए ज़्यादा सवाल आए। उसमें होता है क्रेडिट पॉलिसी, दूसरा होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी, तीसरा होता है रिकवरी पॉलिसी जिसमें ओटीएस आ जाते हैं, और चौथा होता है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, और पांचवा होता है उनका आउटसोर्सिंग एजेंसी पॉलिसी जिसमें कि वैल्यूएशंस है या आपके डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, रिकवरी एजेंट्स हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे गए। और सवाल जो हैं उनके बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस से सवाल पूछे गए, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन के सवाल पूछे गए, डेप्रिसिएशन के सवाल पूछे गए, डीपी नोट कैलकुलेशन के सवाल, फिर प्रोविजन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, और डीएससीआर कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। बैलेंस शीट के ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, 10 से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। और न्यूमेरिकल भी सवाल पूछे गए, और एक स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी से भी सवाल पूछे गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सीखने मिला होगा। कोई फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दे दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा। जयदीप जी, दे पाएंगे? जी सर। ये सेशन बहुत अच्छा रहा सर। और जो हायर स्केल में पूछा जा रहा है ना, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करने में ये बहुत अच्छा रहेगा। और आपका जो डिटेल में आपने क्वेश्चन वाइज जो नॉलेज दिया, तो 30 क्वेश्चन के रिगार्डिंग और 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन जाते हैं, तो हमको 100 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है इसमें सर। बहुत बढ़िया। तो ये टॉपिक भी होते हैं, इनको पढ़ने की जरूरत होती है और नया नया टॉपिक आ जाता है और बहुत सारी चीजें हम ऐसे सुनते सुनते भी सीख जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पांडे साहब कैसे हैं? अरे वाह, अब पांडे साहब भी पढ़ रहे थे, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सर। सर वैसे ये वैसे ये 4 to 5 का जो एक्सपीरियंस आया है वो जी मॉडरेट आया है, एकदम कठिन नहीं है, मॉडरेट है। सभी साथियों का है कि स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आया था, और कठिन नहीं आया है। ये सेंट्रल बैंक के 4 to 5 का है, ऐसा उनका जो है एक्सपीरियंस है। जी बताइए पांडे साहब। सर इन क्वेश्चन को सर ग्रुप पे डाल दीजिए, जिससे हम एक्चुअली मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाया पूरा। अच्छा अच्छा। अरे मैं आप तो मैं सोच रहा था आप देख ही रहे हैं, मैं आपको नहीं देख। नहीं सर, नहीं कर पाया मैं सर, तो कोई बात नहीं, ग्रुप पे तुरंत डाल डाल देता दीजिए, हूँ मैं। इसको और मैं इसके रिपीट कर लूंगा सर। हाँ, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन और है मेरे पास 70 क्वेश्चन 4 to 5 का मैं अभी दे रहा हूँ। आप क्या करिएगा, अपने बैंक के उन क्वेश्चंस को रिफर कर दीजिएगा, रिफर कर लीजिएगा। सर यूनियन बैंक का एग्जाम कल ही है 4 to 5 का सर। हाँ तो कोई नहीं, 70 क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ, आप उनको क्या करिएगा कि जी जाके अपने बैंक की पॉलिसी में देख लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, उसको थोड़ा छोटा सा एक पॉलिसी है, उसको पढ़ लीजिएगा। एक सवाल कर रहे हैं उसमें कि उसका होलसेल इंचार्ज कौन है, उसकी कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, ऐसे टाइप का बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। एक है स्ट्रेस हमारे यहाँ एसेट सर ईडी ऑफ मैनेजमेंट। द कंसर्न बैंक है, ईडी ईडी है सर, हाँ, एग्जीक्यूटिव ईडी डायरेक्टर। होता है उसमें, है ना? हम्म। फिर उसमें पूछता है उसमें कि उसकी जो मॉक ड्रिल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की मॉक ड्रिल है। जयदीप जी जानते हैं मॉक ड्रिल क्या होता है? जी सर, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मॉक ड्रिल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर में भी अगर हमारा डिजास्टर साइट है वो है, फिर मॉक ड्रिल सर फायर नॉर्मली के लिए भी मॉक। क्वार्टरली होती है। हाँ, तो पॉलिसी में देख लीजिएगा आपकी पॉलिसी में क्या जिक्र किया गया है। कहीं पर क्वार्टरली करते हैं किसी पॉलिसी में, किसी में हाफ ईयरली करते हैं। आप ये लिख करते जी। तो हाफ ईयरली इस जैसे अभी अब सेंट्रल बैंक का ये हाफ ईयरली है, और उसकी जी जो एक कमेटी होती है उस कमेटी वो मॉक ड्रिल की रिपोर्ट जो है भेजती है। तो और मैं अभी आपको सवाल दे रहा हूँ पांडे साहब, आप निश्चिंत रहिए क्योंकि ये 30 सवाल तो आप पढ़ के जाइए, इनमें से ज़रूर आएगा।
और एक बैलेंस शीट वाला भी एक पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। बैलेंस शीट के सारे रेशियो एनालिसिस देख लीजिएगा। नेटवर्थ के लिए सीधा पूछा कि इसका नेटवर्थ बताइए। फिर ठीक। वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल पूछ लिया। फिर उसके बाद एक बैलेंस शीट के सारे आंकड़े दिए गए थे, आपको बैलेंस शीट का साइज निकालना था। तो हम्म, एसेट साइज के भी दिए थे, लाइबिलिटी साइड के, दोनों को जोड़ के दोनों का नीचे टोटल टैली हो गया, तो वो आपको बैलेंस शीट का साइज जो है आपको बताना था। हम्म, और फिर एक आता है आपका जो आपका रिस्क मैनेजमेंट और ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी। और एक होता है विसिल ब्लोअर पॉलिसी। और एक आपके पास आता है जो विजिलेंस में विसिल ब्लोअर पॉलिसी, उसी में आ जाता है। और एक सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी से एक सवाल आ रहा है। तो ये, SHRC सर। हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट में कमिटी में कौन होते हैं और जो सोशल एक्टिविटीज लेते हैं वो उनका एक्सपीरियंस कितना है, इसी में आया था। तो चलिए, आज अभी टाइम हो गया बैंक जाने का। जयदीप जी तो शायद बैंक पहुंच ही गए होंगे, शायद सफर में। सर नमस्ते सर, सभी को सर मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम देवेश जी। कब है इंटरव्यू आपका? सर 18 को है सर। 18 को है। बहुत बढ़िया। जी तो कल जो है हम लोग इंटरव्यू के सेशंस करेंगे। और फिर उसके बाद उसमें भाग लीजिएगा आप, है ना। और अभी जी जी। मैं लेता हूँ इजाज़त आपके आपके साथ। आशा करता हूँ कि आप जो है बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले कार्य निष्पादन के लिए सक्षम होंगे। लगातार सीखते रहिए, क्योंकि फोकस खुद पर करेंगे तभी लोग आप पर फोकस करने लगते हैं। मतलब हमें अपना ध्यान जो है खुद पर लगाना है, अपने अंदर। हमें बाहर नहीं जाना है, अपने अंदर जाना है। जो चीज़ें ज्ञान की बातें हैं उसको अंदर रखनी है। और जब अंदर रखेंगे, रोशनी आएगी तो लोग आपको फोकस करने लग जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। बस यही है कि अभिमान नहीं करना है। जो भी है विनम्रता से आप सीखते चलिए। महान कार्य एक बार नहीं, महान कार्य जो है लगातार करने से ही पूरे होते हैं। और इसके लिए कोई ताकत लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल लगातार ताकत लगाते चाहिए, आप उस जगह में पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा। अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा। और जब ठाने लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। तो आप लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना कर्तव्य निभाते रहिए। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।